हाय एवरीवन, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रहा हूं, तो मैंने सोचा कि आपको एक ओवरऑल मैक्रो पर्सपेक्टिव दे दूं और कुछ स्टॉक्स के बारे में कॉन्वर्सेशन कर लूं। अभी एक नेचुरल सवाल आता है कि यार मार्केट में क्या आपको खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो उसका मैं आपको शॉर्ट आंसर दे देता हूँ, हाँ बिल्कुल करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी इंटरेस्ट रेट कट्स होने बाकी हैं, इस साल से होने शुरू होंगे, अगले साल तक रहेंगे, तो एक अच्छी खासी रैली आ सकती है मार्केट में। पॉइंट टू, इस पॉइंट को मैं और अभी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पॉइंट टू भी फटाफट समझा देता हूँ कि देखिए एक्चुअली होता क्या है ना कि मार्केट में हमेशा अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, एंड ऐसा नहीं होता कि सारी की सारी अच्छी चीज़ें ओवर वैल्यूड हो जाती हैं एक बढ़ते हुए मार्केट में और सारी की सारी चीज़ें बेकार हो जाती हैं एक गिरते हुए मार्केट में। तो हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ आपको कुछ ना कुछ मिलती रहेंगी, आपको एनालिसिस करना आना चाहिए। जो मैं चीज़ें बताऊंगा उससे होपफुली आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, थोड़ा सा होल्ड करने में मजा आएगा, अपने स्टॉक्स समझ में आएगा कि यार चलो गिर भी जाते हैं ना तो भी यार एक नेचुरल सा प्रोसेस होता है स्टॉक का गिरना, ऐसा कोई घबराने वाली ज़रूरत नहीं होती। तो उस कॉन्टेक्स्ट में, उस संदर्भ में मैं आपके साथ कॉन्वर्सेशन करूंगा, बहुत ही सिंपल आसान भाषा में पूरी चीज़ें समझाऊंगा। तो पहला पॉइंट समझने वाला जो आता है, जो मैक्रो पॉइंट है, वो ये है कि जब इंटरेस्ट रेट कटते हैं तो मार्केट रैली करता है। इसका मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिखा देता हूं और फिर स्टॉक स्पेसिफिक कॉन्वर्सेशन करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2008 में एक बहुत भारी क्राइसिस आई थी, उसके बाद इंटरेस्ट रेट घटा दिए गए थे करीब 0% पे, राइट। यहाँ पे क्राइसिस आई एंड यहाँ पे इंटरेस्ट रेट घटा दिए गए और करीब 2014 तक इंटरेस्ट रेट 0% रहे। उस पूरे फेज़ में मार्केट ने अच्छी खासी दौड़ लगाई थी। अब आप खुद दिमाग लगा के देखो कि यार इतनी बड़ी बैंकिंग क्राइसिस आई है कि अच्छे बिलियन डॉलर बैंक्स जो यूएस के टॉप बैंक से डूब डाब गए, राइट, एंड दुनिया भर के नाटक हो गए, लेकिन मार्केट ने भारी भरकम दौड़ लगाई। जैसे आप निफ्टी 50 फेज देखो 2008 से और या 2009 से करीब 2013-14 तक, तो क्या हुआ था उसमें। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मार्केट गिरा था, 2008 में इंटरेस्ट रेट काटे गए एंड 2014 तक कितना हो गया था, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो गया था मार्केट, राइट, डिस्पाइट कि भाई बैंकिंग क्राइसिस है, दुनिया भर की प्रॉब्लमें चल रही हैं वगैरह वगैरह। दूसरा एग्जांपल भी मैं आपको दिखा देता हूं कि जो 2020 की क्राइसिस आई थी उसमें क्या किया गया था। उसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे सीधे इंटरेस्ट रेट घटाया गया, अगेन करीब 0% पे ले आया गया था एंड फिर क्या हुआ था, फिर मार्केट ने दौड़ लगाई कितनी, 8,000 से ऑल द वे टिल 18,000, अभी तो 21,000 पे चल रहा है। तो आर्ग्यूमेंट करा जा सकता है कि जब भी इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं या 0% के आसपास ला दिए जाते हैं, उस टाइम पे आप अगर इन्वेस्ट करना शुरू कर दो या कर दो तो आपका अच्छा खासा पैसा बन जाएगा। इसी तरीके से मोटा पैसा बनाया जाता है, राइट। तो ये तो हो गई सिंपल सी कहानी कि आपको मार्केट से क्यों नहीं निकलना चाहिए, क्यों आपको इन्वेस्टमेंट जारी रखना चाहिए। एक और स्टार्ट आता है, वो जो मैं आपको बता देता हूँ बहुत आसान भाषा में, वो स्टैटिस्टिक्स ये निकल के आता है कि अगर आप मार्केट के 10 साल में, 10 साल की बात हो रही है कि अगर 10 साल में आप मार्केट के 10 बेस्ट गेन डेज मिस आउट कर दो तो आपका करीब 50% प्रॉफिट इवेपोरेट हो जाता है। तो मार्केट से पैसा निकालने वाला फेज बहुत कम आते हैं जब क्लियरली आपको दिख रहा हो कि यार बहुत ज्यादा ओवर वैल्यू हो चुका है, तभी आप मार्केट से पैसा निकालो। वरना आप स्लो डाउन कर सकते हो कि जैसे अभी मार्केट ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, करीब 21,700 के आसपास चल रहा है, 22,100 के आसपास मार्केट ने हाई बनाया था, तो करीब ऑल टाइम हाई पे है, राइट। तो इस सिचुएशन में आप टिपिकली अगर 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो मार्केट में, तो मत करो 10,000 रुपए मंथली इन्वेस्ट, 8,000 कर दो, 7,000 कर दो, राइट। बट इन्वेस्टमेंट जारी रखें, ये मेरी आपसे सिंपल सी रिक्वेस्ट है। फिर आपका दूसरा एस्पेक्ट आता है कि अच्छा चलो यार इन्वेस्टमेंट जारी तो रख दें, अब करें किस में इन्वेस्ट, राइट, क्योंकि सब कुछ बढ़ गया है, इतनी बड़ी दौड़ लग चुकी है। तो मैं आपके साथ कुछ स्टॉक स्पेसिफिक कॉन्वर्सेशन कर लेता हूँ, होपफुली उससे आपको आइडिया लग जाएगा। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ कि मेरे पास ऐसे सवाल आते हैं कि यार बजाज फाइनेंस टाइप के स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए अभी कि नहीं करना चाहिए। ओके, तो आप थोड़ा सा देख लो, राइट। सबसे पहले टेक्निकली देख लो, फिर थोड़ा सा फंडामेंटली देख लो। तो मैं आपको टेक्निकल्स दिखा देता हूँ और 2-3 टेक्निकल पैटर्न्स भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं एक थोड़ा सा बड़ा टेक्निकल पैटर्न। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये बना है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब कि यहाँ पे स्टॉक टच करा नीचे गिर गया, टच करा नीचे कर गया, तो ये हो गई रेजिस्टेंस पॉइंट। ओके, दूसरा हो गया कि यहाँ पे देखो थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ है, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हुआ है, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हुआ है, राइट। अब ये गिर गया है, अब हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जाए और फिर यहाँ पे कहीं कंसोलिडेशन हो जाए। ओके, अब इसको क्या बोलते हैं, ये हायर हाइज बन रहे हैं, राइट। हायर हाइज मतलब कि फॉर एग्जाम्पल H1, H2, H3, H4। ओके, सो यहाँ पे H2 जो है वो H1 से ऊपर बना है, H3 जो है वो H2 से ऊपर बना है और H4 जो बनेगा वो लाइकलीहुड ये है कि वो H3 से ऊपर जाके कंसोलिडेट करेगा। तो पहले होता है स्टॉक में कंसोलिडेशन एंड उसके बाद होता है ब्रेकआउट। तो यहाँ पे अगर मैं आप ये क्लियर कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन ऊपर होता है तो करीब डायरेक्ट कितने परसेंट का गेन है, 20% के आसपास का गेन है। अगर स्टॉक एक लॉन्ग टर्म टेक्निकल पैटर्न फॉलो करता है
और लॉन्ग टर्म टेक्निकल पैटर्न क्या हुआ, ये हो गया एक तरीके से आपका रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इस तरीके का कुछ बनेगा। तो अब यहाँ से डेप्थ उठाओ, यहाँ पे लगा दो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये कितना परसेंट हो गया, ये आप 20 ऐड कर दो और ये 40 ऐड कर दो, करीब करीब 60% गेन होने की संभावना है। अब मैं संभावना क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक मार्केट में संभावना होती है, ऐसा नहीं होता कि भाई कोई गारंटी चीज़ आपको मिल जाए। तो इसलिए आपको थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस करके भी देखना पड़ता है, जिससे आपको समझ में आ जाए कि भाई कोई चीज़ जो है वो अंडर वैल्यूड चल रही है कि ओवर वैल्यूड चल रही है, चल क्या रहा है उसमें। तो यहाँ पे आके आप देख लो कि यार ऑल टाइम हाई इसका प्रॉफिट्स है, ऑल टाइम हाई इसके रेवेन्यूज़ हैं, अच्छी खासी प्रॉफिट ग्रोथ हुई है, अच्छी खासी रेवेन्यू ग्रोथ हुई है। लेकिन अगर आप जाके देखो कि स्टॉक अभी आपको प्राइसिंग के टर्म्स में कहाँ पे मिल रहा है, तो कितने पुराने प्राइस पे मिल रहा है, वो आपको मिल रहा है करीब करीब 3 साल पुराने प्राइस पे। तो 3 साल में कुछ नहीं स्टॉक में ग्रोथ हुई, और लोग अभी क्या हल्ला मचा रहे हैं कि यार बजाज फाइनेंस जो है वो पिट पिटा जाएगा, उसमें ये परेशानी आ जाएगी, वो परेशानी आ जाएगी। भाई देखो यार, अब कोई गारंटी से मैं बोल नहीं सकता कि अब ये 3 महीने में बढ़ जाएगा, 6 महीने में बढ़ जाएगा, लेकिन ना फंडामेंटली, ना टेक्निकली, ना फ्रॉम अ मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू ऐसी कोई समस्या आ रही है इस स्टॉक में। तो मेरे हिसाब से अभी ये एट बेस्ट होल्ड स्टॉक है। इसमें अगर आपका ऑलरेडी पैसा लगा हुआ है, रखे रहो, ऐसी कोई समस्या नहीं है। 3 ईयर करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, रेवेन्यू प्रॉफिट में कोई परेशानी नहीं है। एक मैं आपको और मैक्रो पॉइंट बता देता हूँ कि अभी इस तरीके की बातें चल रही हैं कि यू नो व्हाट, जियो फाइनेंस आ गया है, सब मतलब सब खत्म ही कर देगा, मतलब कुछ बचेगा ही नहीं। एएमसी कंपनियां खत्म हो जाएंगी, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज खत्म हो जाएंगी, सिर्फ बचेगा तो एक फर्म जिसका नाम है जियो फाइनेंस, उसके अलावा कोई कंपनी चलने वाली नहीं है हिंदुस्तान में। हो सकता है, मैं उस चीज़ को डिनाई थोड़ी कर रहा हूँ, बिल्कुल हो सकता है ऐसा हो। तो आप कर क्या सकते हो कि देखो, अगर आपको ऐसा लगता है कि यार जियो फाइनेंस जो है वो एक तरीके का काउंटर वेट बन जाएगा बजाज फाइनेंस जैसी कंपनियों के खिलाफ, ओके, तो आप करो क्या कि फॉर एग्जांपल आपका मान के चलो कि आपके 10 लाख रुपए लगे हुए हैं बजाज फाइनेंस में, तो आप अभी कुछ मत करो, होल्ड करे रहो। एंड जियो फाइनेंस में भी धीरे धीरे करके ओवर टाइम आप 10 लाख रुपए लगा सकते हो। तो उससे होगा क्या, एक तरीके का काउंटर वेट बन जाएगा। क्योंकि अभी सबसे बड़ी रिस्क जो बजाज फाइनेंस में लग रही है वो यही लग रही है, कंपेटिटिव रिस्क, कि आगे चल के भाई साहब कुछ रेगुलेशन निकाल दिए, कुछ हो गया, पीछे से कुछ घपलेबाजी हो गई एंड ऑल दैट। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। आप पेटीएम के बाजे बजा दिए उनने, तो हैं बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो इसलिए हमें इस तरीके के काउंटर वेट्स भी ढूंढने पड़ते हैं। तो मेरे हिसाब से बजाज फाइनेंस, जियो फाइनेंस दोनों अच्छे स्टॉक्स हैं। इसको आप अपने पोर्टफोलियो का एक छोटा सा पार्ट माने, राइट। आप 5 से 7% से ज़्यादा टोटल कैपिटल इन्वेस्ट ना करें। लेकिन कि बजाज फाइनेंस बर्बाद हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगा 1-2 सालों में, ये कहना एकदम गलत है। सिंपली बिकॉज कि यार किसी भी चीज़ के डाउनफॉल में भी टाइम लगता है। एंड सबसे पहला उसका इंडिकेशन आ जाता है कि अगर उसके रेवेन्यूज़ ही नहीं बढ़ रहे हैं एंड उसके प्रॉफिट्स ही नहीं बढ़ रहे हैं, इनफैक्ट गिर रहे हैं, तो समझ में आती है चीज़, है ना। लेकिन यहाँ पे रेवेन्यूज़ भी बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट्स भी बढ़ रहे हैं, ब्रांड वैल्यू भी अच्छी है, सेंसेबल लोन्स भी देते हैं। अभी इतने हाई इंटरेस्ट रेट भी सर्वाइव कर गए हैं, राइट, ये कंपनियाँ, क्योंकि ये क्या है, ये लोन गिविंग कंपनी है। इतने हाई इंटरेस्ट रेट में भी लोगों ने इनसे लोन ले रखे हैं, अपनी लोन बुक ग्रो हो रही है, तो ऐसी कोई परेशानी नहीं है। मेरे हिसाब से जो मेरा एस्टिमेशन है वो मेरे हिसाब से ऐसा होगा कि जियो फाइनेंस भी ग्रो करेगा एंड बजाज फाइनेंस भी ग्रो करेगा। कोई परेशानी नहीं आएगी अगले 2-3 सालों में। उससे ज़्यादा का व्यू पॉइंट हमें पता नहीं है, हम अंतर्यामी तो है नहीं, राइट। एंड इसको देखते हुए, अपनी सारी गणित बैठाते हुए, मेरे पास दोनों स्टॉक्स हैं, मैं दोनों में अभी होल्ड करा हुआ हूँ। बजाज फाइनेंस एंड जियो फाइनेंस दोनों में मुझे प्रॉफिट भी है, क्योंकि मैंने दोनों स्टॉक्स नीचे खरीदे थे एंड मैं बिल्कुल अपनी पोजीशन बनाए हुआ हूँ। मेरे हिसाब से दोनों स्टॉक्स अभी अंडर वैल्यूड है। तो ये तो हो गई पहली बात। अब आपका नेचुरल रिस्पॉन्स आएगा कि यार अक्षत, आप तो हर चीज़ के लिए अंडर वैल्यूड बोल देते हो, कभी ओवर वैल्यूड भी बता दिया करो। तो चलिए मैं फटाफट आपको ओवर वैल्यूड भी बता देता हूँ। देखो, अब ओवर वैल्यूड क्या है, अभी आई थी बहुत भारी भरकम रैली, किस में, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स या पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज में। अब पब्लिक सेक्टर यूनिट्स क्या होती हैं? पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हो गई हैं जैसे बैंक्स हो गए, पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई वगैरह, या आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो गए, यार पार्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, जो सरकारी कंपनियां होती हैं उसके बारे में। ऑयल इंडिया लिमिटेड हो गया, ओएनजीसी हो गया, आरवीएनएल, ये दुनिया भर की जो कंपनियाँ, रेल कंपनियाँ, डिफेंस कंपनियाँ, कुछ सो ये सारी सरकारी कंपनियाँ हैं। इनमें बहुत अच्छी रैली आई थी। अब लोग क्या सोच रहे हैं कि भाई साहब बहुत अच्छी रैली आ गई एंड जैसे रेल स्टॉक्स हो 10 टाइम्स, 15 टाइम्स, मैं 15% नहीं बोल रहा हूँ, 15 टाइम्स बोल रहा हूँ, इतनी ग्रोथ हो गई है पिछले 2 सालों में। तो अगले 2-3 साल में चलो ठीक है 15 टाइम्स ग्रोथ नहीं होगी, 3-4 टाइम्स होगी ग्रोथ, तो इतने ही पैसे बना लेंगे, बस झेल लेंगे थोड़ा, राइट। 3 ही गुना तो पैसा हुआ हमारा। नहीं, ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि किसी भी चीज़ की ग्रोथ होने की कुछ वजह होती है, वो वजह हम समझ सकते हैं। अगर हम समझ सकते हैं तो हमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए। अगर हम नहीं समझ सकते तो हमें
थोड़ा बच के रहना चाहिए, क्योंकि भारत में 6,000 से ज़्यादा लिस्टेड कंपनियाँ हैं। मतलब हर कंपनी के थ्रू थोड़ी आप यार पैसा बना सकते हो, आपका पैसा बनना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आपका भारी नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप ऐसे मान के चलो कि आपने रेल कंपनियों में अभी पैसा लगा दिया और आपका पैसा डूब गया, राइट, 70-80% बर्बाद हो गए, राइट। तो फिर क्या करोगे, आप इन्वेस्टिंग ही छोड़ दोगे। तो ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए, इसलिए हमेशा डाइवर्सिफाई करके थोड़ा सेंसिबली, जिसमें आपकी रिस्क रिवॉर्ड इक्वेशन आप समझ सको, उन सब चीज़ों में आपको पैसा लगाना चाहिए। अब मैं आपको सिस्टमैटिकली समझाता हूँ कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में बारिंग अ फ्यू, राइट, बारिंग अ फ्यू मतलब कि कुछ एक्सेप्शंस हैं, मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स में गिरावट आएगी। अब ऐसा क्यों होगा, मैं आपको उसके लिए एक इंपॉर्टेंट चार्ट दिखाता हूँ। एंड ये चार्ट आता है कोटक इंस्टीट्यूट इक्विटी रिसर्च से, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2023 में जो एक्चुअल एक्सपेंसेस रहे हैं सरकार के, वो इतने रहे हैं, राइट, कि 30.5 ट्रिलियन रुपीज़ कलेक्ट करे गए थे। और बजट डेफिसिट हमारा 6.4 था। बजट डेफिसिट का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल सरकार, मानो सरकार 100 रुपये कमाती है, ओके, एंड 106 रुपये खर्च कर देती है। अब ये 6 रुपये कहाँ से आए, ये आए लोन लेके, ओके। सो इसको बोलते हैं डेफिसिट, राइट। सो यहाँ पे भारत सरकार अभी क्या कर रही है कि वो ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रही है कंपेयर टू कितना वो कमा रही है उसके कंपैरिजन में। अब भारत सरकार का कहना ये है कि देखो यार, हमारा 2024 का एस्टिमेट और 25 का एस्टिमेट ये है कि हम जो एक्सपेंसेस कर रहे हैं ना, हम थोड़े सेंसिबली करेंगे, कि हम ये फिस्कल डेफिसिट 6.4 से घटा के 5.1 ले आएंगे। अब आप इसको थोड़ा सा समझो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक डेटा पॉइंट मैंने आपको बताया कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में ग्रोथ क्यों होती है। वो इसलिए ग्रोथ हुई है पिछले 2 सालों में, क्योंकि सबको ये लगा कि सरकार जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक्सपेंसेस बहुत करेगी, और सरकार ने किए भी, वो हाइपोथेसिस ठीक निकली। अब सरकार ने क्यों एक्सपेंसेस करे, क्योंकि किसी भी कंट्री की जीडीपी 2 तरीके से बढ़ती है, या तो प्राइवेट एक्सपेंडिचर बढ़ जाए या सरकार का एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, या दोनों चीज़ें हो जाए। प्राइवेट एक्सपेंडिचर क्या होता है कि आप यार जाके प्याज टमाटर खरीद लेते हो, क्लोथ खरीद लेते हो, वॉशिंग मशीन टीवी फ्रिज खरीद लेते हो, उसको बोलते हैं प्राइवेट एक्सपेंसेस। अब सरकार प्याज टमाटर कितने खरीद लेगी और कितने एसी लगा लेगी, राइट, सरकारी ऑफिस में, तो इतना नहीं कर पाती, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे खर्चा करना पड़ता है, और वॉशिंग मशीन वगैरह बांटनी पड़ती है कभी कभी, राइट। सो उसको जीडीपी पता नहीं वो आएगा कि नहीं, लेकिन उसको बोलते हैं सरकारी एक्सपेंसेस। सो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अभी हो क्या रहा है और हुआ क्या था पिछले 2 सालों में कि जो प्राइवेट एक्सपेंडिचर था जो हमारा, वो कम हो गया था। अभी भी जो कंज्यूमर डिमांड है वो रिवाइव नहीं करी है। कंज्यूमर डिमांड रिवाइव करने का मतलब क्या होता है कि मान लो हम सब मिलके, जो नॉर्मल लोग होते हैं, वो 100 यूनिट्स खर्चा करते थे इकोनॉमी में, टिपिकली स्पीकिंग। अभी वो खर्चा 80 रुपये पे है और उससे ज़्यादा हो नहीं रहा है, 80 यूनिट्स पे है, उससे ज़्यादा हो नहीं रहा है, तो इसलिए अभी रिवाइवल नहीं हुआ है। अभी इंडिकेशन ये है कि आगे चल के रिवाइवल हो जाएगा। तो सरकार ने मीनवाइल क्या बोला कि यार देखो, ये तो गड़बड़ बात हो गई कि यार प्राइवेट एक्सपेंसेस जो थे वो बढ़ नहीं रहे हैं, कंज्यूमर डिमांड लो है, तो अब क्या करें जीडीपी बढ़ाने के लिए। तो उन्होंने बोला चलो खर्चे करने शुरू करते हैं, लोन वोन पे लेते हैं पैसा और बड़ा रोड बना देते हैं, ये बना देते हैं, वो बना देते हैं, तो जीडीपी नंबर अच्छे हो जाएंगे। तो सरकार ने बहुत भर भर के खर्चे कर दिए, तो इसलिए आपको फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा लग रहा है। इस तरीके का गेम शॉर्ट टर्म में खेला जा सकता है, लॉन्ग टर्म में नहीं, क्योंकि उससे होगा क्या कि आपका ये जो नंबर था -6.4%, मान लो ये -20% हो जाए, तब तो यार बहुत आफत आ जाएगी, इंडिया को लोन ही नहीं देंगे। अब आप ऐसे मान के चलो ना कि मान लो आप लोन लेके खर्चे करते रहते हो। आपने पहली बार जब होम लोन लिया तो ठीक बात है यार, आपको एक लोन मिल गया। अब आप दूसरी बार लोन लेने जाओगे बैंक से कि मुझे दूसरा घर खरीदना है, तो आपको लोन ज़्यादा दरों पे मिलेगा ना। तो ऐसे ही कुछ होता है सरकारों के साथ भी कि अगर हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ता ही चला जाए तो वो परेशानी हो जाती है एंड वो उसमें डेट डीस्टेबलाइज हो जाती है। तो इसलिए टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, 2-3 पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि अभी जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में रैली आई थी वो क्यों आई थी, क्योंकि सरकार ने भर भर के पैसा खर्च करा था इंफ्रास्ट्रक्चर पे। आगे चल के वो स्पेंडिंग कम होने वाली है, प्राइवेट एक्सपेंडिचर ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। प्राइवेट एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत कम होता है, वो दूसरी इंडस्ट्रीज़ में होगा। तो इसलिए कि आप समथिंग लाइक IRFC होल्ड करके बैठे हुए हो। अब इसमें आप देखो कि फॉर एग्जांपल पी रेशियो देखो, हाईएस्ट एवर है, राइट। प्राइस देखो 2021 में कितनी प्राइस थी, 24 रुपये, और हाईएस्ट कितना पहुँच गया, ऑलमोस्ट 8 टाइम्स पहुँच गया। और कंपनी का साइज़ कितना है, 1,80,000 करोड़ रुपए का एक कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी, और ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। अब आप बोलोगे कि यार हो सकता है इसमें ना रेवेन्यूज़ प्रॉफिट्स बहुत आ रहे हो, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। तो आप देख लो कि 2021 का हमने डेटा देखा तो डबल हो गए क्या रेवेन्यूज़, नहीं। प्रॉफिट डबल हो गए, बिल्कुल भी नहीं। स्टॉक प्राइस डबल हो गया, हाँ वही 8 टाइम्स हो गया, राइट। सो अब आप खुद सोच के देखो कि इसमें आपकी रिस्क ज़्यादा है कि आपका रिवॉर्ड ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब से इस तरीके के ओवर वैल्यूड स्टॉक्स पिक करना कोई सेंस नहीं बनाता। अगर आपने बनाना ही है पैसा तो आप माइक्रो कैप में जा सकते हो, आप स्मॉल मिड कैप जो अच्छे हैं उसमें जा सकते हो, जिसमें आपको रेवेन्यू प्रॉफिट नंबर दिख रहे हैं। लेकिन परेशानी क्या होती है कि लोग जो होते हैं वो सिर्फ स्टॉक प्राइस को जज करते हैं प्राइस से। 1-2 मैं आपको क्लासिक केस स्टडी बता देता हूँ, उससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आप HDFC बैंक देखो, अब यहाँ पे आप देख लो पी रेशियो,
लोएस्ट एवर है भाई साहब, लोएस्ट एवर, राइट। पी रेशियो इतना है ना, 2020 में भी नहीं था, एंड मे बी 2008 में होगा इतना, 19.3 यहाँ पे है, 15.9 नहीं, 2008 में भी नहीं था। लोएस्ट एवर पी रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। अब आपको बेसिक समझ में आना चाहिए कि भाई जो स्टॉक प्राइस ग्रोथ होती है वो ऐसी क्यों होती है और क्या रीज़न होता है स्टॉक प्राइस ग्रोथ होने का। सबसे पहला रीज़न होता है कि अगर पी एक्सपेंशन हो जाए, ओके। सो मान के चलो कि अगर 15 के पी पे स्टॉक चल रहा है और सडनली कुछ हो गया कि भाई इंटरेस्ट आ गया इस इंडस्ट्री में और 30 पे पहुंच गया पी। अब कंपनी कुछ ना करे, कुछ भी ना करे, ना उसके रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, ना उसके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, कुछ नहीं, ना इंडस्ट्री की ग्रोथ हो रही, जस्ट बिकॉज पीई एक्सपेंशन हो गया इंडस्ट्री में, स्टॉक प्राइस हो जाएगा डबल, ओके। इसको बोलते हैं पीई एक्सपेंशन। सेकंड होता है ईपीएस एक्सपेंशन। ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर, कि हर शेयर के हिसाब से वो कितना मुनाफा कमाती है। अब ये होता है बेसिकली अगर आपका प्रॉफिट ग्रोथ हो रही हो, रेवेन्यू ग्रोथ हो रही हो, तो ये ईपीएस में ट्रांसलेट हो जाती है। तो यहाँ से भी मान के चलो कि 100 करोड़ का प्रॉफिट कमाती थी कंपनी और उसके बाद 100 शेयर थे, अगले साल 200 करोड़ का कमाने लगी और 100 ही शेयर हैं, तो फिर स्टॉक प्राइस डबल हो जानी चाहिए, राइट। मे बी थोड़ा बहुत लैग होगा, बट दैट इज़ द सेकंड की थिंग। थर्ड होता है सेंटीमेंट्स, राइट। सेंटीमेंट का मतलब होता है कि यार अभी तो जैसे आप आईटीसी का केस समझो, तो आईटीसी में मीम बना दिए यार, वो अमृता राव को ले आए और पता नहीं जल पी लो और पता नहीं क्या क्या दुनिया भर के मीम बना दिए उस चीज़ पे, बेकार स्टॉक है, कुछ नहीं होगा ये वो। अब भाई आईटीसी डबल होके बैठा है, राइट। सेम सा कुछ होगा एचडीएफसी बैंक पे भी, लेकिन अब सेंटिमेंट का खेल आपको समझना पड़ेगा। अब लोग क्या करते हैं कि जब बड़े खिलाड़ी स्टॉक खरीदते हैं तो यार वो ऐसा नहीं खरीदते कि मतलब आपके ऑल टाइम हाई पे स्टॉक खरीद रहे हो और वहाँ से स्टॉक को ऊपर ले जाएं, नहीं, वो स्टॉक को एकदम थका देंगे, आपका विश्वास उठ जाएगा स्टॉक से, तब वो जाके खरीदेंगे, ओके। अब आपका विश्वास क्यों नहीं उठना चाहिए एचडीएफसी टाइप के स्टॉक से? बहुत सिंपल सा रीज़न है यार, आप जाओ चेक करो, जैसे 2021 की कहानी से शुरू कर लो। अभी हमने आईआरएफसी देखा था, वहाँ पे हमने कंपैरिजन किया था, तो आप यहाँ से देख लो यार, इसके रेवेन्यूज डबल हो गए, राइट, बिल्कुल डबल हो गए, और प्रॉफिट भी डबल हो गए, राइट। स्टॉक प्राइस डबल हुआ है नहीं, पिछले 2 सालों में 0% स्टॉक ग्रोथ है, राइट। तो अब स्टॉक प्राइस ग्रो करेगा आगे चल के? बिल्कुल करेगा साहब। ऐसा थोड़ी कि स्टॉक बिल्कुल मतलब फंडामेंटल्स कभी कैचअप ही नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन हमारे हिसाब से नहीं करेंगे। हम सोच रहे हैं कि यार अगले 2 महीने में ग्रोथ आ जाएगी, नहीं, वो तो हर कोई सोच रहा है बैठ के। अब जब तक लोग थक नहीं जाएंगे कि यार हमने तो एचडीएफसी बैंक में 2 साल पहले पैसे लगाया था, हमारे तो ना नेगेटिव में चल रहा है पोर्टफोलियो, इसलिए हम बेच देते हैं, तो ऐसे ही लोग तो कमा नहीं पाते स्टॉक से, क्योंकि उनका पेशेंस रन आउट हो जाता है। आपने हर बार सुना होगा कि इन द स्टॉक मार्केट यू हैव टू बी पेशेंट। पेशेंस रखने का मतलब क्या होता है? पेशेंस रखने का मतलब ही ये होता है कि आपको अपनी एनालिसिस पे भरोसा है और आप उस एनालिसिस को बैक कर रहे हो। अब सेंटीमेंट जो होता है वो मैं और आप मूव नहीं कर सकते, वो जब बड़े खिलाड़ी आएंगे तभी सेंटीमेंट मूव करेगा। अब हो सकता है एचडीएफसी बैंक अगले 6 महीने में 50% रनअप दे दे, या हो सकता है कि अगले 18 महीने बाद वो 180% रिटर्न दे दे। आपका रिटर्न तो उसी स्पीड से बढ़ा ना, तो आपको ये सोचना पड़ेगा और इसी हिसाब से स्टॉक को देखना पड़ेगा। अब आप डिसाइड कर लो आपने खरीदना है नहीं खरीदना है। अब अगली चीज़, अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी राइट नाउ बैंकिंग इंडस्ट्री सबसे नीचे चल रही है, राइट। अब कुछ स्टॉक्स हैं वो इतने ज़्यादा पिट गए हैं और इतनी ज़्यादा मेरे पास क्वेरी आ रही है कि यार बर्बाद हो गए, आवास में पैसे लगा दिए, 30% कट गया हमारा पोर्टफोलियो वगैरह वगैरह। भाई देखो, पहली बात तो अगर आप स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप में पैसा लगाते हो तो 30-35% करेक्शन कुछ नहीं होता मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप में। क्यों? क्योंकि कंपनी का साइज़ ही बहुत छोटा है, राइट। आप ये मान के चलो कि 11,000 करोड़ की कंपनी है यार। अब उसमें 1,000 करोड़ का स्टॉक कोई खरीद सकता है? बिल्कुल खरीद सकता है। उस दिन स्टॉक ही अपने आप 20% अपर सर्किट मारने लगेगा। इस स्पीड से स्टॉक ऊपर नीचे जाते हैं स्मॉल मिड कैप्स में। तो कृपया करके हल्ला ना मचाएं कि यार एक मिड कैप जो है वो 20-25-30% गिर गया, ये वो, फिर आप कभी नहीं पैसा कमा सकते, राइट। बहुत ही सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे आप देखो कि फॉर एग्जांपल अगेन क्या आपको ओवर वैल्यूड प्राइस पे मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिल रहा है, सबसे लोएस्ट पी पे मिल रहा है, राइट। अगेन आप देख लो कि भाई रेवेन्यू में कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं है साहब, बिल्कुल ऑल टाइम हाई रेवेन्यूज प्रॉफिट्स हैं। कितनी स्टॉक प्राइस ने ग्रोथ दी है पिछले 5-7 सालों में? तो आप देख लो अभी चल रहा है 1400 रुपये पे, और लास्ट कब चला था ये 1400 रुपये पे? करीब 2020 में। तो 4 साल हो गए हैं स्टॉक ने 0% ग्रोथ दी है। तो किसी भी स्टैंडर्ड से स्टॉक ओवर वैल्यूड नहीं है, अच्छी खासी कंपनी है, कोई इशू नहीं है। अब लोग देखते रहते हैं कि यार यू नो व्हाट, स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स इतना चल चुका है, इसमें कभी पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा, इतना मतलब डबल हो चुका है इंडेक्स, ये वगैरह वगैरह। मैंने भी बहुत पैसा कमाया स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स इन्वेस्टिंग में। लेकिन अगर आपको अब इंडिविजुअल स्टॉक्स खरीदने हैं जो आपको इस तरीके के मार्केट में खरीदने पड़ेंगे, तो ये कुछ अच्छे कैंडिडेट्स हैं। मैं आपको सिर्फ एक रिसर्च के तौर पे प्रेजेंट कर रहा हूँ, आप आगे देख लेना कि आपने क्या करना है। इसके अलावा आप खुद देख लो
FII ने अपनी होल्डिंग बढ़ा ली, DII ने अपनी होल्डिंग बढ़ा ली। अब यार उन्होंने फालतू ही बढ़ा ली होल्डिंग, राइट, कि उनको पैसा कमाना ही नहीं है, एकदम मतलब बेकार स्टॉक में लगा देंगे जिसमें स्कैम निकलने वाला है या समथिंग। देखो कुछ भी हो सकता है किसी भी स्टॉक में, इसलिए हम डाइवर्सिफाई करके पैसा लगाते हैं। लेकिन आपको एक बेसिक सा सेंस होना चाहिए कि यार देखो अब बिजनेस स्टेबल हो गया है, आवास फाइनेंसर्स जो है वो होम लोन्स देता है, उसकी लोन बुक में अच्छी ग्रोथ आ रही है, ऐसी कोई समस्या नहीं है। पिछले 3 सालों से स्टॉक ने कुछ खास रिटर्न नहीं दिया है। थोड़ा पेशेंस रखोगे तो आपका पैसा बन जाएगा। उसी तर्ज पे अभी कुछ अच्छे मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं, माइक्रो कैप स्टॉक्स हैं, इस पर मैं पूरी कमेंट्री दूंगा। मैं अपनी यूट्यूब मेंबर कम्युनिटी पे काफ़ी डिटेल्ड पोस्ट लिखता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस बना नहीं पाता आजकल। अगर आपको रेगुलरली टच में रहना है तो आप मेरी मेंबर कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। आप 3-4 महीने ट्राई करके देख लेना, बहुत ही बेसिक सी प्राइस रखी है, मात्र 150 रुपये के आसपास उसकी प्राइस है। आप 3 महीने ट्राई करके देख लेना, आपको खुद अपनी नॉलेज में वृद्धि होती हुई दिखेगी, राइट। तो आप एक बार ट्राई करें, उसको डेफिनेटली चेकआउट करें एंड रेगुलर टच में रहें, तो आपको ये सारे बेसिक, तो आपको ये फंडामेंटल पॉइंट्स बहुत आसानी से समझ में आएंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपको 1-2 स्टॉक पे और कमेंट्री दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इंडिगो पेंट्स, अगर आप देखो तो इंडिगो पेंट्स अगेन यार एक स्मॉल कैप कंपनी है, राइट। अगर बढ़ेगी तो बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, गिरेगी तो बहुत तेज़ी से गिरेगी। एंड क्या ये अच्छी कंपनी है? बिल्कुल साहब, बहुत अच्छी कंपनी है। आप देख लो रेवेन्यूज़, बिल्कुल मतलब ऑल टाइम हाई रेवेन्यूज़, ऑल टाइम हाई प्रॉफिट, कोई इशू नहीं है। क्या प्राइसिंग में कोई प्रॉब्लम आ गई, राइट, इंटरनली कुछ इसमें इशू है? बिल्कुल नहीं है। देखो इसमें गिर गया, राइट, इसका अगर आप प्राइस देखोगे ये गिर गया, राइट, यहाँ से यहाँ तक गिरता चला गया प्राइस, करीब करीब कितने पे था, 2,500 के आसपास था, फिर ये गिरता गिरता 1000 पे पहुंचा और फिर ये कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ। ये था डाउनवर्ड फेज, ये है कंसोलिडेशन फेज, कंसोलिडेशन फेज। अब इसके बाद आएगा ब्रेकआउट फेज, राइट। सो इस तरीके से ही स्टॉक चलता है। कोई भी स्टॉक होता है वो 3 स्टेजेस से जाता है, पहले उसका नीचे जाएगा, फिर कंसोलिडेट करेगा, फिर बढ़ेगा। तो आपको खरीदना कहाँ चाहिए स्टॉक? आपको खरीदना चाहिए कंसोलिडेशन पे, राइट। कभी कभी स्टॉक ऐसा भी चला जाता है, राइट, कि सीधे डाउनवर्ड हुआ एंड फिर अपवर्ड चला गया, राइट, तो उसमें आप कैश नहीं कर पाते, इशू हो जाता है। लेकिन अगर आपको कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है तो आप खरीद सकते हो स्टॉक को, राइट, स्पेशली अगर वो मिड कैप स्मॉल कैप है जिसमें आपको लग रहा है कि यार ग्रोथ आएगी। अब आपको स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप इस कॉन्टेक्स्ट में देखने पड़ेंगे कि यार इकोनॉमी में क्या होने वाला है। अगर इकोनॉमी स्ट्रांग है, अगर इकोनॉमी ग्रो करेगी, मैंने आपको अभी समझाया कि इंटरेस्ट रेट कटेंगे तो स्टॉक मार्केट में ग्रोथ आती है, हमेशा आती रही है और हमेशा आएगी जब भी इंटरेस्ट रेट कटेंगे। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप अच्छे स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप पकड़ लो अभी, राइट, और इंटरेस्ट रेट कट जाएँ और इकोनॉमी ग्रो होने लग जाए, तो ऐसे ही तो 10-10 गुना होता है पैसा, राइट, अच्छे स्टॉकों में। तो कोई परेशानी थी इंडिगो पेंट्स में कि यार मैनेजमेंट बेकार है, ये बेकार है, वो बेकार है? नहीं, एशियन पेंट्स तक पिटा है, राइट। क्यों पिटा है? क्योंकि उसमें ऑयल प्राइस में बहुत फ्लक्चुएशन था। ये इसका एक तरीके का रॉ मटेरियल होता है मैन्युफैक्चरिंग में, उसकी प्राइस काफ़ी फ्लक्चुएट करी। तो यार जो कैपेसिटी बिल्डअप होता है ये कंपनियां करी नहीं, उनको आइडिया नहीं है अभी कि यार कितनी डिमांड आएगी, ये वो। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कंज्यूमर डिमांड लो है इकोनॉमी में, तो इतनी रेट पे बढ़ नहीं रही है। जो प्राइवेट एक्सपेंसेस हैं वो आगे चल के बढ़ेंगे, तो दोनों में टर्न अराउंड होता हुआ दिख रहा है। ये टर्न अराउंड इंडस्ट्री है, 3-4 साल का पर्सपेक्टिव लेके करोगे तो इसी तरीके के स्टॉक्स को पकड़ने होते हैं ग्रोथ के लिए। तो ये सिंपल सा पर्सपेक्टिव है। अब इसके अलावा आप फाइनेंस सेक्टर में जा सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने आपको जियो फाइनेंस का एग्जांपल दिया, एक सिटी यूनियन बैंक है, वो भी काफ़ी अच्छा बैंक है। उसमें मैं आप एनालिसिस नहीं करता, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोग खुद कर लेना एनालिसिस, या फिर मैं अगले हफ्ते तक एक पोस्ट लिख दूंगा यूट्यूब मेंबर कम्युनिटी में, तो आपको आइडिया लग जाएगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बेसिक वीडियो जो मैंने बनाया है वो आपको समझ में आया होगा कि आपको किस हिसाब से स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप स्टॉक्स पकड़ने हैं। मैं और भी डिटेल्ड वीडियोज़ बना दूंगा, आप मेरे को बता देना कि अगली इंडस्ट्री में कौन सी एनालाइज करूँ। मेरे हिसाब से IT स्टॉक्स काफ़ी अच्छे पोजीशन पे हैं। मैं एक्चुअली अपनी पोजीशंस काट रहा हूँ IT स्टॉक से। क्यों? क्योंकि मुझे क्लैरिटी नहीं है कि ग्रोथ कहाँ से आएगी। IT इंडेक्स में मैंने काफ़ी पैसा कमाया, मेरे पास काफ़ी भर के IT इंडेक्स अभी भी पड़ा हुआ है, मैंने थोड़ा थोड़ा निकालना शुरू कर दिया है एंड मैं आगे चल के और अपनी पोजीशंस कट कर दूंगा, उसको मैं री इन्वेस्ट कर दूंगा बैंकों में, फाइनेंस सेक्टर में। जैसे मैंने पहले भी बोला है कि करीब करीब 80-85% मेरा पैसा लगेगा फाइनेंस स्टॉक्स में। ऐसा क्यों? ये मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो मैं इस चैनल पे बना दूँ, आपको भी ज़्यादा क्लैरिटी लग जाएगी। अगर आप चाहते हो कि मैं वो वीडियो बनाऊँ तो एक तो आप लाइक बटन दबा देना और नीचे कमेंट करके बता देना, मैं वीडियो जल्दी रिलीज़ कर दूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ।